औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कंसल्टेंट के साथ हैं, ठीक है। और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं डॉक्टर मंसूर हुसैन। और डॉक्टर मंसूर हुसैन ये कि हमारे पास इधर इंडस हॉस्पिटल के अंदर सीनियर कंसल्टेंट हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। आज हम इनसे बात करेंगे लिवर सिरोसिस पे कि लिवर सिरोसिस क्या है। सिरोसिस का मतलब यानी कि जिगर का सिकुड़न, यानी कि जब जिगर सिकुड़ जाता है किसी वजह से, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो फिर आज हम शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मंसूर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा डॉक्टर मंसूर, जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में बताया कि आज हम थोड़ा बहुत लिवर सिरोसिस के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा बताइएगा कि सिरोसिस क्या है और ये क्या होता क्या है। अच्छा डॉक्टर फरीद, जैसे आपने शुरू में इंट्रो में ही बताया कि जिगर के सिकुड़ जाने को सिरोसिस कहते हैं स्पेशली, ठीक है। अब जिस्म में बॉडी में कोई भी ऑर्गन है, जिस तरह से स्किन ले लें, मेन हमारे जो हमें चीज़ जो सामने नज़र आती है स्किन नज़र आती है। जैसे स्किन में कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें कोई स्कार पड़ जाता है, और वो स्कार जो है वो नॉर्मल जो स्किन होती है वैसा नहीं होता। तो इसी तरह से जिगर में भी किसी भी वजह से कोई इंजरी हो जाती है, कोई भी पॉजिटिव एजेंट जैसे कोई इन्फेक्शंस हो गए या कोई और बीमारी जो लिवर पे असरअंदाज होती है उसकी वजह से उस पर कोई इंजरी हो जाती है। अगर वो इंजरी बार बार होती रहती है तो उसमें क्या होता है, लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट करता रहता है। तो बार बार की इन्फ्लेमेशन और रीजनरेशन की वजह से वहाँ पे भी एक स्कार बन जाता है, जिसकी वजह से लिवर में सख्ती आ जाती है। और जो लिवर की जो सख्ती होती है वो उसकी वजह से जिगर जो है अपने जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो नहीं कर पाता। तो उस सख्ती को और उसकी वजह से जो डिफ़ॉर्मिटी हो जाती है या फिर उसकी वजह से जो लिवर अपने काम नहीं कर पाता, तो उसको हम सिरोसिस कहते हैं। ओके, ये बताइएगा बहुत ये कि सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए कैसे किसी को पता चलेगा कि उसका जिगर सिकुड़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी मरीज़ को पता करना हो कि कहीं उसका जिगर सिकुड़ तो नहीं रहा, तो उसको कैसे पता चलेगा इस बारे में? देखिए, आम तौर पे जिगर का सिरोसिस जो होता है उसका पता नहीं चलता फौरी तौर पे, ओके, ठीक है ना, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है अपने आप को जाहिर करने के लिए। लेकिन जो शुरू की अलामत हो सकती हैं जब लिवर सिरोसिस हो रहा होता है, तो उसमें कुछ अलामत ऐसी होती हैं कि भूख का ना लगना, कमज़ोरी का महसूस होना, थकावट महसूस होना, वज़न का गिरना, कभी कभार बुखार का हो जाना, पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस होना, ये अलामत हो सकती हैं। लेकिन ये हर मरीज़ में ऐसी अलामत नहीं होती हैं, किसी किसी मरीज़ में होती हैं। लेकिन जब ये स्टेज बढ़ जाती है और जिगर के फंक्शन में मज़ीद ख़राबी आ जाती है तो फिर वो ज़्यादा एविडेंट हो जाता है। फिर उसके साथ कुछ और अलामत होती हैं जो जाहिर करती हैं कि लिवर सिरोसिस हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर ज़्यादा ख़तरे वाली बात है कि किसी को सिरोसिस हो रहा है और उसको जाहिर नहीं हो रहा हो, और जब जिस वक्त वो पानी सर से ऊपर गुजरता है तब अंदाज़ा होना जी। आमतौर पे हमारे पास जो मोर देन 70% केसेस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, एडवांस लिवर सिरोसिस के साथ, जिनको पता नहीं होता कि उनको सिरोसिस हो गया है। क्योंकि ये जो सिरोसिस जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है लिवर का, जो तकरीबन 15 से 20 साल लेता है। ओके जी, 15 से 20 साल के बाद वो सिरोसिस की अलामत आना शुरू होती हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब ये कि ये बीमारी जो है वो बड़ों की ही बीमारी है, बच्चों में नहीं हो सकता? आम तौर पे कहा जाता है कि बड़ों की बीमारी है। कुछ केसेस, रेयर केसेस होते हैं जिनमें छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, जो कि पैदाशी तौर पे जिनमें कोई बीमारी जैसे बिलियरी एट्रीजिया किस्म की एक बीमारी जो कि वो पैदाशी मौरूसी होती है, लेकिन वक्त थोड़ा अरसे में उसको सिरोसिस हो जाता है। लेकिन आम तौर पर जो दरमियानी उम्र के लोग या यंग लोग जो होते हैं उनकी बीमारी होती है, उनमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं इसको, कैसे पता चलेगा किसी को भी कि क्या बस वो वैसे ही उसको कहीं से वो कि जाके अपना कोई टेस्ट कराए तो पता चल जाता है कि इसको सिरोसिस हो गया है? देखिए, इसको सिरोसिस की तशख़ीस के लिए पहली जो चीज़ टेस्ट से पहले जो होती है वो हम लोग पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हमें उनसे पता कर, अगर किसी पे शुबा है कि इस पेशेंट को सिरोसिस हो रहा, तो हिस्ट्री में हम कुछ सवालात होते हैं, पूछते हैं भाई आया कि उनको पहले कभी कोई हेपेटाइटिस वगैरह का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, हेपेटाइटिस बी या सी वगैरह का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी सर्जरी तो नहीं हुई जिसमें कोई कॉन्टामिनेशंस आ गई हो वायरस की जिसकी वजह से सिरोसिस हो सकता है,
ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री में या कोई अल्कोहल वगैरह का पेशेंट ले रहा हो, इस्तेमाल कर रहा हो काफ़ी अरसे से, ठीक। हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जिसे कहते हैं, उसकी वजह से जिगर में सरोसिस हो जाता है, तो उसकी ये हिस्ट्री होता है। फिर उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन आता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन पे हम ज़्यादा कह सकते हैं कि हाँ इस पेशेंट को सरोसिस हो गया, फिर जब क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें क्या क्या हो सकती हैं, उसमें पहले तो यरकान हो सकता है, आँखें पीली हो सकती हैं, जल्द पीली हो सकती है, पेशाब का पीलापन हो सकता है, स्टूल का कलर वाइट कलर पेलनेस होता है, स्टूल, पेट का फूलना, पेट में जिस तरह से पानी कहते हैं कि आ जाता है, पेट फूलना शुरू हो जाता है, पाँव में सूजन आना शुरू हो जाती है, हाथ जो है सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं, खून के धब्बे महसूस होते हैं, जल्द पे आ रही हैं। फिर जब एडवांस स्टेजेस हो जाती हैं तो उसमें कोई काले पखाने, खून की उल्टी महसूस होती हैं, बेहोशी, गुनोदगी आना शुरू हो जाती है मरीज़ को, या फिर बहकी बातें करता है मरीज़, गुर्दे की फंक्शन में ख़राबी हो जाती है, खून पतला हो जाता है। तो ये आगे जाके अलामत जो होती हैं एडवांस स्टेज में, ये अलामत हैं जो बज़ाहिर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमें सजेस्ट करती हैं कि इस पेशेंट को लिवर सरोसिस हो गया और डीकम्पनसेट हो गया है। फर्दर उसको कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें हम जैसे LFTs हैं, खून को जमाने की सलाहियत देखने के लिए PTINR वगैरह, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स देखते हैं, उसमें हम देखते हैं। उसके साथ इमेजिंग होती है अल्ट्रासाउंड में, उसमें पता चल जाता है कि जिगर सिकुड़ गया है। उसके अलावा उसके कॉजेटिव एजेंट्स को देखने के लिए हेपेटाइटिस B, C जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ है वो देख लेते हैं। उसके अलावा भी कुछ बीमारियां होती हैं, मोरूसी बीमारियां होती हैं जैसे, या और बीमारियां जैसे आयरन ओवरलोड हो गया, या फिर कॉपर का ओवरलोड हो गया जिगर में, ठीक है। तो ये ऐसी बीमारियां जो हमें फिर टेस्ट रिपोर्ट्स पे पता चलती हैं। सही। ये बताइएगा कि क्या इस का बस यही होता है कि जैसे किसी को हमने देखा और उसको तशख़ीस किया और ये उसको सिरोसिस हो गया, या ऐसा होता है, या इसकी भी कोई एक दर्जात हैं, कोई स्टेजेस हैं कि जहाँ पर हम कहें कि जी कि ये अभी बहुत थोड़ा बहुत सिरोसिस है, ये उसका एडवांस स्टेज है और ये बिल्कुल बहुत एडवांस स्टेज में चले गए? जी बेसिकली ये हम मरीज़ों को बताने के लिए तो ये बहुत हम नहीं कह सकते कि भाई क्या है स्टेजेस वगैरह क्या, लेकिन हम एज अ फिजिशियन जो है उसको कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम से। अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं कि कहते हैं कि हमारा जिगर कितने % सिकुड़ गया है, तो ये बताना ज़रा मुश्किल होता है। हम उनको सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ आपका जिगर सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। जो सही काम कर रहा है लेकिन सरोसिस हुआ है तो उसको हम कहते हैं कंपनसेटेड सरोसिस है। इसका मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस अभी शुरू नहीं हुई हैं। अगर सही काम नहीं कर रहा है तो उनको हम कह देते हैं भाई डीकम्पनसेटेड सरोसिस है, अब उसमें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब जो कंपनसेटेड सरोसिस होता है तो इसका मतलब है जिगर सरोसिस तो है लेकिन वो उस एडवांस स्टेज पे अभी तक नहीं पहुंचा कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हो। लेकिन जब उसकी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर जैसे पेट में पानी आना शुरू हो गया, उस पेट में पानी का इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, गुर्दे में ख़राबी आना शुरू हो गई, खून की उल्टियाँ, काले पखाने हो गए, लिवर का कैंसर हो गया, या फिर बेहोशी, गुनूदगी वगैरह आना शुरू हो गया, ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस आना होती हैं। और जब इस स्टेज पे मरीज़ पहुंचता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि अब ज़रा परेशानी की बात है और इसका कोई इस स्टेज पे बहुत अच्छा इलाज नहीं है सिवाय कि हम कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करें, और सिर्फ डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट हमारे पास होगा वो लिवर ट्रांसप्लांट का ही होगा इसके ऊपर। ये बताइएगा कि उस दिन किसी ने कहा कि जी कि मुझे बताया गया और उसके बाद में मुझे जी कहा गया कि टेस्ट जो हमने कराया उसके अंदर आ रहा है और अब हम जिगर का टुकड़ा निकालेंगे बायोप्सी के लिए, तो ये किस हद तक की ज़रूरत होती है और क्या ये बहुत कोई ख़तरनाक प्रोसीजर है ये लिवर की बायोप्सी जो होती है? जैसे देखिए आम तौर पे हर सरोसिस के मरीज़ को बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ केसेस होते हैं, रेयर केसेस होते हैं जिनमें डायग्नोस्टिक डिलेमास जो होते हैं जिनमें हमें पूरी तरह से तशख़ीस नहीं हो पाती कि वजह क्या है उसकी ज़रूरत, तो उनमें हम सिर्फ बायोप्सी ऑफ़र करते हैं। अदरवाइज़ हर पेशेंट में बायोप्सी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, और अगर बायोप्सी किसी की ज़रूरत भी होती है तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए किया जाता है। एक सुई होती है, सिरिंज जिसे कह लें, उस सिरिंज के ज़रिए एक छोटा सा पीस निकाल लिया जाता है और उसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसा सीरियस चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं होती। सही है।
ये कहा जाता है कि एक दफ़ा अगर किसी का जिगर सिकुड़ गया यानी उसको लिवर सिरोसिस हो गया तो फिर उसके बाद में फिर उसकी ज़िंदगी के बहुत चंद दिन रह जाते हैं। क्या ये बात सही है? और अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो जाता है तो उसकी क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी या कितना उसकी एक ज़िंदगी उसको एक बाकी रहेगी? देखिए, जैसे मैं पहले बताया कि कुछ सरोसिस होते हैं जो कॉम्पनसेटेड सरोसिस होते हैं, वो एडवांस नहीं होते, वो उस स्टेज पे होते हैं कि वो आगे एडवांसमेंट आ जाए उसमें। लेकिन कुछ जो होते हैं डीकम्पनसेटेड जो एडवांस सरोसिस होते हैं उसमें वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अच्छा, जो कॉम्पनसेटेड सरोसिस हैं, जो सरोसिस उसको हम देखिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, लेकिन उसको हम फर्दर प्रोग्रेशन को और ये स्लोली प्रोग्रेस कर रहा होता है टुवर्ड्स डीकम्पनसेशन, लेकिन उसकी प्रोग्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं, ये बेहतर होगा मना कहना उसको कि उसको स्लो किया जा सकता है। अब स्लो करने के क्या तरीके हैं? देखिए, अगर तो मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट सरोसिस है, उसको हेपेटाइटिस सी आ गया, अभी आ गया, तो हमें फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट शुरू कर लें ताकि उसकी वायरस को कम किया जाए। जैसे जितना वायरस मौजूद होगा वो उसको फर्दर उसको ख़राब कर रहा होगा। जैसे ही हम उसकी प्रोग्रेशन को या उसको वायरस को कंट्रोल करेंगे तो वो प्रोग्रेशन उसकी ज़रा रुक जाती है। कोई पेशेंट अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है मुसलसल, उसे हम एडवाइस करेंगे भाई आप अल्कोहल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितना अल्कोहल होगा वो लिवर में इंजरी हो रही होगी तो डिजीज़ जो है प्रोग्रेशन की तरफ जा रही है। स्मोकिंग का भी इससे कोई ताल्लुक है? देखिए, बराह रास्त तो स्मोकिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ऐसे मरीज जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, स्मोकिंग की वजह से उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से फैटी लिवर जो होता है, फैटी लिवर फिर इवेंचुअली वो जो सरोसिस की तरफ ही जाता है। जी, तो वो ये चीज़ें उसमें कर सकती हैं। ठीक है, ये फैटी लिवर की भी आपने बात की। एक अजीब सा एक मिथ है, कहते हैं कि जी कि फैटी लिवर सिर्फ उन लोगों को होता है जो कि बहुत ज़्यादा फैट होते हैं, बहुत मोटे लोगों को ये फैटी लिवर होता है। ये बात सही है क्या? देखिए, आमतौर पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग मोटे होते हैं, देखिए वो उन लोगों में फैटी लिवर होता है या तो जो ओबीस हो, मोटे हों, या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या फिर जिनको डायबिटीज़ हो। ये 3 कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें फैटी लिवर हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें थिन लीन पेशेंट्स होते हैं, पतले पेशेंट, बारीक पेशेंट, उनको भी कभी बार फैटी लिवर हो जाता है। लेकिन आमतौर पे जो आपकी बात ठीक है, वो लोग जो फरबा हैं, ओबीस हैं, उनमें फैटी लिवर के चांसेस, बल्कि ज़्यादातर लोगों में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये फैटी लिवर होता है। ये बताइएगा कि क्या फाइनल ट्रीटमेंट क्या है इस लिवर सिरोसिस का? देखिए, फाइनल ट्रीटमेंट जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसका एक दफ़ा सरोसिस जब हो जाता है तो उसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है। और ये भी हमने डिस्कस किया कि हम उसकी प्रोग्रेशन को तो स्लो कर सकते हैं, लेकिन उसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकते। लिवर को अपनी पुरानी नॉर्मल पोजीशन में नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है ना। और यही भी हमने कहा कि उसको हम कैसे स्लो कर सकते हैं कि भाई उनके हेपेटाइटिस वगैरह का इलाज शुरू करें, अल्कोहल को रोकें, अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, अपने जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कंट्रोल करें, लो फैट डाइट इस्तेमाल करें, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन वगैरह उसमें करें, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं कि उसको थोड़ा सा प्रोग्रेशन रुक जाए। लेकिन एक दफ़ा जब प्रोग्रेशन हो गई, डीकम्पनसेशन हो गई, तो फिर द ओनली ट्रीटमेंट इज़ लिवर ट्रांसप्लांट। जिगर की तब्दीली ही उसका इलाज है, अदरवाइज उस स्टेज पे कोई इलाज नहीं है जी। ठीक है। अच्छा, अब आप हमें थोड़ा सा ये बताइए डॉक्टर मंजूर कि आप जो है वो इधर आपका ताल्लुक़ इंडस हॉस्पिटल के साथ है और आप यहाँ पर इधर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इंडस हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त क्या इलाज हो रहा है सिरोसिस का, आप लोग क्या कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और आगे आगे फर्दर के प्रोग्राम्स क्या हैं? देखिए, लिवर सिरोसिस के लिए हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको लिवर की बीमारी होती है। ज़्यादातर जो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो लिवर रिलेटेड हैं या लिवर सिरोसिस से रिलेटेड हैं, हेपेटाइटिस सी और बी के पेशेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पेशेंट में जो है बेसिकली काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ज़्यादातर खून से खून में फैलती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मरीज़ों की जो हमारे पास है तो उनको काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत होती है, जो कि हमें अपने क्लिनिक्स में कर रहे होते हैं। उनको बताना होता है कि भाई आप जो हाई रिस्क बिहेवियर से बचें, ऐसी चीज़ें हैं जो एक से दूसरे पेशेंट पे जा सकती हैं जिसकी वजह से फैल सकता है, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अपने जो आपके रेज़र ब्लेड्स हैं वो आप अलग रखें, ठीक है, आपके नेल कटर्स हैं वो अलग रखें, टूथब्रश अलग रखें, ठीक है, कंघी का इस्तेमाल अलग रखें,
रखें। बाकी मिलने जुलने से, खाने पीने से कोई हेपेटाइटिस बी और सी नहीं फैलता। हाँ, अज़दवाजी ताल्लुकात हैं, एक अगर स्पाउस में कोई एक अफेक्टेड है बंदा हेपेटाइटिस बी या सी से, तो उनको एहतियात करना ज़रूरी होता है। ये काउंसलिंग्स हो गई। हाँ, पेशेंट आते हैं हेपेटाइटिस बी या सी, तो फिर उस पर हमें ट्रीटमेंट शुरू करना होता है, जो कि इंडस हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है हेपेटाइटिस सी, क्योंकि काफ़ी महंगा इलाज है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी मरीज आते हैं हेपेटाइटिस सी के जो तकरीबन जो भी पेशेंट्स आते हैं, हम उनका तकरीबन फ्री इलाज करते हैं, सारी मेडिसिन उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद फिर अगर कोई एडवांस हो जाता है पेशेंट, मिसाल के तौर पे पेट में पानी आ गया, बेहोशी, गुनूदगी आ गई है, काले पखाने, खून की उल्टी वगैरह है, तो ऐसे मरीज़ों को हम फिर इमरजेंसी को थोड़ा एंटरटेन करते हैं, उनको एडमिट करते हैं और उनके प्रोसीजर्स करते हैं। ठीक है। उसमें प्रोसीजर में फिर एंडोस्कोपी वगैरह हो गए, एंडोस्कोपी के ज़रिए हम एंडोस्कोपी करके उनकी जो भी है बैंड लाइगेशन है या स्क्लेरोथेरेपी है, वो सारी चीज़ें करती हैं। सिवाय इसके कि बाकी तो सब चीज़ हो जाती है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन सिवाय लिवर ट्रांसप्लांट के। लिवर ट्रांसप्लांट वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा प्लान है कि लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी जाएँ इंशाल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को इस कार्य खैर में और मज़ीद आपकी हेल्प करें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि हम अनकरीब हम इंशाल्लाह लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी हम अपने बाज़िदा ज़रूर शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजूर आपका। कोई अगर मैसेज अगर आप देना चाहें इस वक्त हमारे पब्लिक को, कोई एक सिंगल लिख दो। देखिए, जो मशहूर मक़ौला है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बचा तो नहीं सकते, लेकिन उसको प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें सिर्फ वही एहतियातें ज़रूरी हैं जो मैंने पहले बताई हैं, कि अपने आप को सेफ़ रखें और दूसरों को भी सेफ़ रखें। दूसरों को सेफ़ रखने का मतलब यही है कि जो हमारे बाहर ये प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, जिनकी वजह से ये फैल रहा होता है, उनको हम कर्ब करें, उनको रोकें। जैसे सिरिंज का इस्तेमाल है, ब्लेड्स का इस्तेमाल है, और जो ऑपरेशन थिएटर्स बाहर रन हो रहे हैं उनमें से कोई फैल रहा है, तो वो हम खुद से बीमारी दे रहे हैं लोगों को। तो उस चीज़ को अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सिरोसिस तक नौबत ही नहीं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजूर। और एक नाज़रीन, इस वक्त अभी हम बात कर रहे थे लिवर सिरोसिस पे, और आज हमारे साथ थे डॉक्टर मंजूर हुसैन, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। और इंशाअल्लाह ताला हम अगले हफ्ते हम फिर दोबारा हाज़िर होंगे एक नए कंसल्टेंट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।